So today we are going to learn about genetics. So नीट एस्पायरेंट्स जितने भी है, नीट मेडिकल एंट्रेंस जो कि इंडिया की टफ मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जो कि इंडिया की टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम होती है, उसमें एक नीट भी फॉलो आउट होती है. ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जेनेटिक्स. ओके, सो जेनेटिक्स ये जो टर्म है ये जब भी सामने आती है तो एक ही नाम अपने सामने आता है, दैट इज सर जॉन ग्रेगर मेंडल. ओके, तो जेनेटिक्स ये जो लेसन है इसका वेटेज काफी है. जेनेटिक्स में 2 लेसन आते हैं. पहला आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड सेकंड आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ओके, so today we are going to learn about principles of inheritance and variations. So यहाँ पे नाम में ही इंडिकेट किया गया है कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. इनहेरिटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन इनहेरिट होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनहेरिट होगी फ्रॉम पेरेंट जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग जनरेशन. ओके, और जो दूसरा नाम यहाँ पे आया है वर्ड वेरिएशन. वेरिएशन मीन्स वेरिएंट, कॉपीज बन जाना. तो ये कॉपीज या फिर ये वेरिएशन कभी कभी यूजफुल होते हैं तो कभी कभी हार्मफुल होते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन में हमने देखा है. ओके, तो ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन होता कैसे है यही हमें देखना है यहाँ पे. ओके, सो सबसे पहले हम समझ के ले लेंगे कि जेनेटिक्स होता क्या है, ये इस टर्म का मीनिंग क्या है. Genetics is the study of genes, how the genes inherited, how they transmitted from generation to generation. ये सब हम जेनेटिक्स में देखते हैं, इसमें पढ़ते हैं. ओके, सबसे पहले अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो डॉब्सन्स का से स्टार्ट होगा एंड सर ग्रेगर जॉन मेंडल पे. एंड नहीं बोल सकते, बट जो मेजर थ्योरीज है ये इन्हीं के नाम से आगे आती है रिगार्डिंग जेनेटिक्स. ओके, तो आप सभी को जीन्स तो पता ही होंगे. वी ऑल हैव और our body is made up of cell. सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप के एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉर्मल अमीनो एसिड्स. एंड जिसको या फिर हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं जो कि होते हैं प्यूरिन्स एंड पिरिमिडाइन्स, या फिर एडेनाइन, गुआनाइन, थायमाइन एंड साइटोसाइन. इनका जो सीक्वेंस है शुगर और फॉस्फेट के बॉन्ड से टाई अप होता है एक स्पाइरल बाइंडिंग के अंदर, और स्पाइरल बाइंडिंग कंप्रेस्ड होती है ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस इन सेल. और इसीलिए डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. ओके, और सेल के अंदर डीएनए जो है न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक नेटवर्क में होता है, और ये थ्रेड होता है क्रोमैटिन का, जो क्रोमैटिन के थ्रेड से या फिर इसके नेटवर्क से बनता है क्रोमोसोम. सो अल्टीमेटली chromosomes are the main organ, the main factor for responding for transferring characters from one generation to another because they are having DNA, they are having genes. Okay, so इसके रिगार्डिंग जो भी थ्योरीज है, जो भी एग्जांपल्स है, ये कैसे आ गया है. सो लेट्स स्टार्ट. सीखने के लिए देखते हैं. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लेसन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. ओके, इसको देखने के लिए हमें उसका पहला पॉइंट स्टार्ट करना पड़ेगा, दैट इज मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. तो सर जॉन ग्रेगर मेंडल, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में सर जॉन ग्रेगर मेंडल ने कुछ लॉज पुट फोर्थ किए हैं जिनके चलते हमें पता चलता है कि पर्टिकुलर कैरेक्टर कोई एक्सप्रेस होता है, कोई एक्सप्रेस नहीं होता. जितने भी जनरेशन है, कोई कैरेक्टर सक्सेसिवली जनरेशन में एक्सप्रेस होता है तो कोई कोई कैरेक्टर बीच की जनरेशन में नहीं आते और डायरेक्टली मतलब रैंडमली अपीयर होते हैं. ये सारी चीजें जीन्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से होती है, तो वही हमें इस लेसन में देखना है. So let's start with Mendel's laws of inheritance. तो Mendel's laws of inheritance देखने के लिए हमें सबसे पहले समझ के लेना होगा कि मेंडल ने कौन से वो 7 कैरेक्टर है जिनके ऊपर स्टडी की थी, वो कौन से हैं. सो 7 ट्रेट्स हम उसको बोलेंगे, और ये 7 ट्रेट्स जिनके ऊपर मेंडल ने स्टडी की थी, ये 7 ट्रेट्स हैं. फर्स्ट इज पॉड शेप. नाउ आप सभी ने पॉड मतलब फली होती है. ओके, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्शन किया था प्लांट का, और उस प्लांट का नाम था गार्डन पी. प्लांट का नाम क्या था? गार्डन पी. आप सभी को पता है पी क्या होता है? मटर. ओके, सो गार्डन पी
के ऊपर सर ग्रेगर जोहान मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो उस ट्री के जैसे कि अब उन्होंने सीड्स सो कर दिए, पौधा निकल गया, पौधा बड़ा हुआ, उसको फ्लावर्स आए, उसको फलियां लगी, इन सब चीजों का ऑब्जर्वेशन जेनेटिकली किया गया है, ओके, और फेनोटाइपिकली भी किया गया है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कौन से वो 7 कैरेक्टर है जो ग्रेगर जोहान मेंडल ने यहाँ पे लिए थे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है पॉड शेप, फली का शेप। अगर प्रॉपर पॉड का कलर ग्रीन कलर की पॉड होती है, अगर वो पर्टिकुलरली राउंड है, उसके अंदर के सभी दाने जो है वो अगर राउंड है तो वो डोमिनेंट कलर हो गया। अगर वो दाने बीच बीच में सूखे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, उनकी साइज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रिंकल्ड है, तो वो कैरेक्टर रेसेसिव हो गया। मतलब फली जो है, फली बनाने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल था, जो अगर फली राउंड है तो वो जीन्स डोमिनेंट था, अगर फली कॉन्स्ट्रिक्टेड है, रिंकल्ड है, कमजोर है, तो वो उसका जीन्स रेसेसिव था। तो जो डोमिनेंट रहते हैं वो जीन एक्सप्रेस होते हैं, और जो रिसेसिव होते हैं वो डोमिनेंट जीन के प्रेजेंस में सप्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, खुल के अपना कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस नहीं कर पाते। दूसरा ट्रेट यूज किया था यहाँ पे मेंडल ने, वो था सीड कलर। जो मटर है, इसके अंदर, इस फली के अंदर जो सीड है, जब वो फली मैच्योर हो जाएगी, सूखने लगेगी, तब उसके अंदर से जो दाना निकलेगा मटर येलो कलर का अगर है तो वो कलर डोमिनेंट है, बट अगर वो ग्रीन है तो वो रिसेसिव है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो फली छोटी थी, मैच्योर नहीं हुई पूरी, मतलब मैच्योरिटी तक वो फली गई ही नहीं, वो दाने जो है वो पूरी तरह से ग्रो नहीं हो पाए, इसीलिए वो हरी कंडीशन में रह गए। और अगर ऐसा हुआ तो वो सीड का कलर इंडिकेट करता है कि वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे यूज की गई थी, और थर्ड ट्रेड यहाँ पे यूज किया गया था, दैट इज अ फ्लावर कलर। अगर गार्डन पी का फ्लावर कलर वायलेट है, ओके, तो ये हो गया डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट जीन फॉर द कलर। और अगर व्हाइट है, व्हाइट मीन्स एब्सेंस ऑफ कलर, दैट इज अ रेसेसिवनेस। नेक्स्ट ट्रेट यूज किया है उन्होंने पॉड का साइज। अगर पॉड का साइज, जो फली है उसका साइज अगर फुल है, मतलब फली भरी हुई है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, बट अगर बीच बीच में कॉन्स्ट्रिक्टेड है तो वो रेसेसिव कैरेक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉड के कलर की। यहाँ पे हमने सीड कलर देखा है, यहाँ पे हम देखेंगे पॉड कलर, ओके। तो अगर पॉड के कलर की बात करते हैं तो पॉड का कलर अगर उसके दाने उसके अंदर भरे हुए हैं और पॉड का कलर अगर ग्रीन है तो वो डोमिनेंट है, बट अगर वो येलो है, मतलब वो मैच्योरिटी तक आते आते क्लोरोसिस हुआ या फिर जेनेटिक उसके पीछे जीन्स रिस्पॉन्सिबल है जो उसको ग्रो अप नहीं करने दिया। क्यों? क्योंकि वो जीन्स है रेसेसिव, तो ऐसे में पॉड का कलर रह जाएगा येलो। देन नेक्स्ट ट्रेट पे आते हैं, दैट इज अ फ्लावर पोजीशन, जो गार्डन पी है। गार्डन पी के ऊपर अगर आप देखते हो कि गार्डन पी के ऊपर अगर फ्लावर की पोजीशन इस तरह से एक्साइल होती है, ओके, या फिर ऐसे टर्मिनल होती है, ठीक है। अगर एक्सिस में है फ्लावर प्रेजेंट, एक्सियल पोजीशन है, तो उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट नेचर, वो टॉल है। अगर टर्मिनल है तो वो डॉर्फ है। उसके बाद 7th कैरेक्टर है स्टेम हाइट। जो गार्डन पी है उसकी जो स्टेम है, ओके, उसकी जो हाइट है, अगर यहाँ पे स्टेम और हाइट के बारे में देखेंगे, जैसे फ्लावर के बारे में हमने क्या देखा कि अगर एक्सियल पोजीशन है तो वो डोमिनेंट है, या फिर जिसको मतलब टॉलनेस भी बोल सकते, बट अगर एक्सियल है तो वो डोमिनेंट है, और अगर टर्मिनल पोजीशन है तो वो रेसेसिव है। और अब अगर हम बात करते हैं 7th और लास्ट कैरेक्टर की, तो स्टेम की हाइट, अगर स्टेम हाइटेड है, टॉल है, तो ये प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। जो गार्डन पी की स्टेम है, अगर वो हाइटेड है तो वो टॉलनेस है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। अगर वो छोटा सा पौधा है, ट्री है गार्डन पी का, तो वो रेसेसिव कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह से इस पूरे टोटल 7 कैरेक्टर्स गार्डन पी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रेगर मेंडल ने यूज किए थे। इन 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने एट टाइम स्टडी नहीं किया है, 1 by 1, ओके। मान लो कि पहले उन्होंने स्टेम की हाइट को लेके ही काम किया है, उन्होंने टोटल 7 जनरेशन के ऊपर काम किया है, ओके।
तो स्टेम की हाइट को लेके काम करते हैं। तो यहाँ पे अब जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है, तो बस उनकी स्टडी पूरी वो पौधा टॉल है या डॉर्फ है इसके ऊपर ही रहेंगी। ओके, मतलब जो भी इसके टाइम पे सेल्फिंग हुआ होगा वो एक कैरेक्टर के लिए हुआ है, मतलब मोनो। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन हुआ है अलग अलग पेरेंट का, यहाँ पे मेल फीमेल, टॉल एंड डॉर्फ। ओके, तो इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। तो इस क्रॉस का रेशो होता है 3:1। अब वो क्या होता है यही हम देखेंगे। ओके, तो उसके लिए हमें यहाँ पे न्यू पॉइंट स्टार्ट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर के लिए काम करेंगे। मतलब अगर हाइट के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, फ्लावर पोजीशन के लिए अलग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, पॉड कलर के लिए अलग जीन्स है, इट मीन्स व्हाट कि हर एक कैरेक्टर के लिए सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल। So now we are going to start the inheritance of one genes. We are going to start here inheritance of one gene. So single character express करना है तो एक ही जीन का यहाँ पे स्टडी करना होगा। एंड दैट्स व्हाई इनका जो स्टडी है, इनके जो क्रॉसेस बनेंगे उसको हम बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Why monohybrid cross? Because of single gene, because of one gene, because of single characteristic study. तो बेटा यहाँ पे हम देखते हैं एक क्रॉस, ओके, जिसमें हम बात करेंगे हाइट की, स्टेम की हाइट की, टॉलनेस एंड डॉर्फनेस की। तो मान लो कि तीन यहाँ पे पेरेंट है। पेरेंट में हम देखेंगे कि टॉल एंड डॉर्फ पेरेंट है गार्डन पी के। इनका फिनोटिपिक रेशो आता है 3:1, मतलब तीन जो है वो हाइटेड दिखते हैं, एक नहीं दिखता अगर आंखों से देखें हम इन पौधों को। तो बट अगर जेनेटिक स्टडी करते हैं तो उसमें का एक जो है वो पूरी तरह से हाइटेड होता है, दो मीडियम हाइट वाले होते हैं और एक छोटा होता है। तो इसीलिए इसका क्रॉस का रेशो जो है वो है फिनोटिपिक 3:1 and genotypic 1:2:1. It is a phenotypic monohybrid ratio, genotypic monohybrid ratio. तो ये कैसे एक्सप्रेस होगा ये समझने के लिए हम यहाँ पे क्रॉस देखते हैं। सो हम बात करते हैं यहाँ पे पेरेंट जनरेशन की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि पेरेंट हम यूज करेंगे एक प्योर टॉल, एक प्योर डॉर्फ। तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस पेरेंट हो गई है क्योंकि ये प्योर टॉल है और ये प्योर डॉर्फ है। हेट्रोजाइगस पेरेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। जब इन दोनों का क्रॉसिंग होगा, इन दोनों के अंदर सेल्फिंग होगा, तो क्या हमें F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, इनकी जो पहली प्रोजेनी है उनके अंदर हमें क्या दिखेगा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ, ये कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ। अगेन द सेम थिंग हैपेंस विद देम एंड दैट्स व्हाई आप यहाँ पे देख सकते हो कि 4 हाइब्रिड नेचर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। तो आप इसको बोल सकते हो कि जो जेनेटिक एक्सप्रेशन का रेशो है वो है 25:25:25:25, मतलब हर एक कैरेक्टर 25% एक्सप्रेस हुआ है, हाइब्रिड के फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ है। अब इनका हमें सेल्फिंग करना होगा F1 जनरेशन का, ये जानने के लिए कि इन चारों में से कौन सा वो है जो डोमिनेंट जीन है या फिर डोमिनेंट ट्रेट है, डोमिनेंट गैमेट है, और कौन सा वो है जो रिसेसिव गैमेट है। और उसके लिए हम देखेंगे सेकंड फिलियल जनरेशन F2 जनरेशन का क्रॉस। तो जब हम इनके अंदर क्रॉस करते हैं, मान लो कि ये इसके साथ क्रॉस अगर कर रहा है तो यहाँ पे कैपिटल टी, देन कैपिटल एंड स्मॉल टी, कैपिटल एंड स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। इसका मतलब ये होता है कि ये जो है ये प्योर टॉल हो गया, ये दोनों जो है ये हाइब्रिड हो गए, ओके, और ये हो गया प्योर डॉर्फ, प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ एंड हाइब्रिड। तो जो तीन पौधे एक सर्किल दिखते थे और एक छोटा दिखता था, मतलब दिखना फिनोटिपिक अपीयरेंस से, तो हमने बोला था कि वो मोनोहाइब्रिड रेशो 3:1 होगा। बट जब उनके गैमेट्स का सेल्फिंग किया गया तो हमें रेशो क्या मिला है 1:2:1। तो ग्रेगर मेंडल ने किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, एक एक कैरेक्टर के ऊपर जब भी काम किया है तो उनको ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स का, फिर चाहे वो पॉट शेप रहे, सीड कलर रहे, फ्लावर कलर रहे, पॉट साइज रहे, ओके, सबका फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो 3:1 and genotypic monohybrid ratio 1:1, because we are looking here, we are learning here one gene interaction, okay। तो
ये जो एक डोमिनेंट, एक प्योर रेसेसिव, एक हाइब्रिड, ये एक्सप्रेस हुआ है, यही हमें आगे अब देखना है कि ये किस प्रिंसिपल के बेस पे, किस लॉज के बेस पे एक्सप्रेस हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे पेरेंट जनरेशन हेटेरोजाइगस है, ओके, दिस इज ऑल्सो हेटेरोजाइगस, नाउ हियर इज दिस वन इज अ प्योरली डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस। ओके, सो ये कौन से लॉज के चलते एक्सप्रेस हुए हैं ये हमें देखना है। सो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 डिफरेंट लॉज और इनके जो सेकंड एंड थर्ड लॉ है उनके अंदर सब लॉज, ठीक है, वो पुट फोर्थ किए हैं। तो वो लॉज हम यहाँ पे देखेंगे ये जानने के लिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस जो है वो कैसे बनते हैं। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो।